अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज बेसिकली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, आज हम लोग इसके डेफिनेशन को समझेंगे और इसके साथ साथ आज हम लोग ये भी देखेंगे कि बेसिकली इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसके यूनिट्स हम लोग जो है उसे आज हम लोग देखेंगे कि उसके यूनिट्स कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो और इसके अलावा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ आपकी बुक के अंदर ही जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं एग्जाम्पल जो आपको दी गई हुई है, आज हम लोग उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। अपनी इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से और उन तमाम लोगों से जो आज इस चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नए आने वाले लेक्चर्स की फौरी तौर पर अपडेशन मिलती रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम लोग जो है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन कहाँ पे है। तो बेटा आपको आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन जो है जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स की हेडिंग नजर आ रही है और बिल्कुल उसके नीचे जो है इसकी डेफिनेशन मार्क होती हुई आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पर आप लोग जो है इसकी मार्किंग कर लें। तो आइए जरा हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी डेफिनेशन है क्या। इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, यानी इस डेफिनेशन में उसने अभी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी रीड की है, वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली एक रेशियो है जो कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की हम लोग लेंगे। प्रोडक्ट्स मतलब जो पहले उसने प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है ये मल्टीप्लीकेशन को शो करेगा और जो सेकंड प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है तो बेटा बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये उसकी बात कर रहा है। तो मैं ये डेफिनेशन दोबारा रीड कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ concentration of products raised to the power of coefficient to the product of the concentration of reactants raised to the power of the coefficient as expressed in balanced chemical equation। जी बच्चे ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है कि बेटा जो भी प्रोडक्ट्स है इनकी जो कंसंट्रेशन है उसका अगर आप प्रोडक्ट ले लें और इसकी जो बेटा पावर है, ठीक है, जो कोएफिशिएंट है आपने उसको क्या बना लेना है, पावर। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट लेंगे ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और बेटा जो उसके कोएफिशिएंट आप उसको पावर बना लेंगे और इनके दरमियान अगर आप रेशियो ले लें, रेशियो का मतलब है अगर आप इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके साथ एग्जांपल के तौर पर आप जो है वो इसकी या तो डेफिनेशन जैसे आपकी बुक में लिखी हुई है एज इट इज, इसके नीचे आपको ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल जाएगा जिसमें प्रॉपर आपके पास दोबारा से डेफिनेशन जो है वो रिवाइज कर रहा है कि केसी क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब बेटा इसके इक्वल किसके होता है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। दूसरी तरफ आप डिवाइड कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। जी बेटा एग्जांपल के तौर पर जो है वो आप इसका जो है वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कैपिटल सी और कैपिटल डी और रेज टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट थे आपने उसकी एक पावर ले लिया, कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या थे, स्मॉल सी और स्मॉल डी। इसी तरह आपने डिवाइड करवाया है इसको प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पर, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड रेज पावर ऑफ कोएफिशिएंट। जो यहाँ कोएफिशिएंट थे वो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था कि बेटा स्मॉल ए और स्मॉल बी इसके क्या थे, कोएफिशिएंट, तो आपने उसकी क्या बना ली है, पावर। तो एग्जांपल के तौर पर आप ये एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब बेटा अगर आपने इसके फॉर्मूलाज तो आपको आइडिया हो गया होगा, इसकी डेफिनेशन का आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसके यूनिट्स निकाल कैसे सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बेटा इसको निकालने के लिए हमें कुछ बेसिकली कुछ रूल्स देखने होंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखना है कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास जो केमिकल इक्वेशन होगी एक तो वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, दूसरा उसमें आपके पास बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पहला रूल है यूनिट्स को लिखने के लिए। सेकंड, वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बाय पुटिंग एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अगर आपको
Kc की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है एक्चुअल, वो आप उस एक्सप्रेशन में पुट करके वहां से आप Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग आगे चल के एग्जांपल्स देखेंगे और इन एग्जांपल्स की मदद से आपको ये समझ आ जाएगा कि बेसिकली किस तरह से हमें ये Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है दी वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड ओनली ऑन दी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी ली है। बेसिकली ये Kc डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर कि आप कितने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिएक्टेंट्स जो हैं वो 1 मोल लिए हैं या 2 मोल लिए हैं, या फिर प्रोडक्ट्स आपने 1 मोल या 2 मोल आपको मिल रहे हैं। बेसिकली ये जो रिएक्शन कंटिन्यू होगा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन ने यानी कि कंप्लीट होना है। तो इसीलिए जो Kc की वैल्यू है वो बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ना कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक बात और ध्यान में रखेंगे कि Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हवाले से कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स दोनों इक्वल हो गए हैं तो वहां पर Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा। एक्चुअली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल सेम होने की वजह से ये दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से Kc का कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब ये तमाम चीजें हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए जरा आपकी बुक के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन आ गई है। लेट्स सपोज इक्वेशन है हमारे पास जो है H2 + I2 और रिवर्सिबल साइन आपको नजर आ रहा होगा और प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी रिएक्शन शो कर रहा है कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद आयोडीन टू मेक हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपको 2 लगा हुआ नजर आ रहा है, इसमें ये बैलेंस है। अब देखिए बेटा, जब हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा? तो वो होगा Kc इज इक्वल टू, ऊपर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसका जो कोफिशिएंट था यानी जो 2 लगा हुआ था इट बिकम इट्स पावर, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 2 है तो हमने उसकी क्या बना ली है? पावर बना ली। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब यहाँ कोफिशिएंट डेफिनेटली 1 है तो 1 जो है वो पावर में नहीं लिखा जाता, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड आयोडीन कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पर आगे देखें तो बेटा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट जो हम लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में ही पढ़ लिया था कि इसके यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो बेसिकली मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो इसका यूनिट है, तो वहां से ही हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा, जब आप बेसिकली यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड का यूनिट है और हमने इसकी क्या बना ली है? पावर। पावर क्या आएगी बेटा? इसकी 2, ठीक है, जैसे कि फॉर्मूले के अंदर इसका स्क्वायर लिया हुआ था। इसी तरह नीचे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि आयोडीन जो है आयोडीन के भी हमारे पास यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस हवाले से अब अगर हम इन दोनों को समराइज कर देते हैं, जो नीचे हाइड्रोजन और आयोडीन की जो यूनिट्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमारे पास ये यूनिट कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर इन न्यूमिनेटर एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। अब देखिए, चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक्चुअली ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। जैसे ही एक दूसरे से कैंसिल आउट होती है तो हमारे पास बेसिकली अब इसका कोई भी यूनिट नहीं रहता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर इज नो यूनिट। ओके, तो इस इक्वेशन का कोई भी यूनिट नहीं होगा फॉर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है कि नाइट्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू मेक अमोनिया गैस। अब यहाँ पर रिवर्सिबल जो साइन है, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया फिर से डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो रही है। अब अगर हम देखें तो इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अमोनिया जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स है तो ये न्यूमिनेटर में आएगा और इसके साथ जो कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है इट बिकम इट्स पावर। सिमिलरली
जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है और दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अब इसी तरह जो हाइड्रोजन के साथ कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है, बेसिकली ये 3 इसकी क्या बन जाएगी, पावर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया है कि K इज इक्वल टू अमोनिया मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड पावर ऑफ 2 की हमने पावर जो है वो रेज कर दी हुई है। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन के ऊपर पावर हमने ले ली है 3 क्योंकि इसका कोफिशिएंट था और उसकी हमने पावर रेज कर दी है। अब अगर हम इसके यूनिट देखें तो बेसिकली वही बात कि जो आपने यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिए हैं, इसके यूनिट होंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग इसके यूनिट लिख देते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर, और इसके हमने क्या बना लिया बेटा, पावर 2, और डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग। नाइट्रोजन का जो यूनिट होगा वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, सिमिलरली हाइड्रोजन का जो यूनिट होगा वो भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा और उसकी पावर हमने 3 ले ली है। अब अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो जो 3 पावर है, अगर मैं इसमें से एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब बाहर निकाल देता हूँ तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यूनिट्स इक्वल है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, जबकि नीचे है मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कंडेंस करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन गया हुआ है मेरे पास। न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब इनमें से हम लोग किसी भी एक वैल्यू को कट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूज कट हो रही हैं। ओके बेटा, तो जब यहाँ से ये वैल्यूज कट हो जाती हैं तो मेरे पास बैक एंड पे क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अगर अब आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, मोल स्क्वायर और डेसीमीटर -6। अब चूंकि ये ओवर में है तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रूल है कि जब आप इस वैल्यूज को ओवर में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा मोल -2 dm6। तो ये बेटा यूनिट्स आ जाएंगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के। तो आप लोगों ने इस दोनों एग्जांपल्स की मदद से एक बात नोट कर ली होगी कि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम हो जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स और Kc का कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होता। इसी तरह अगर दोनों नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो वहां पर Kc का जो यूनिट होगा वो लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेटा, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी बुक से ही ली हुई है मैंने। तो 9.1 ये हमारे पास जो है वो बेटा इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। अब वो कहता है कि लेट्स सपोज हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन से रिएक्ट कर रही है टू मेक हाइड्रोजन आयोडाइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं, H2 + I2 रिवर्सिबल साइन टू मेक हाइड्रोजन आयोडाइड। डाटे में अब हम लोग देखेंगे गिवन में बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन गिवन है बेटा और वो है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन की भी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है और वो है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है, वो है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके सोल्यूशन में बेसिकली हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पहले बनाना पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि वी शुड टेक अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो जैसे ही इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड उसके हमने पावर ले ली है 2 क्योंकि कोफिशिएंट 2 था उसका, डिवाइडेड बाय हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन को मल्टीप्लाई करवा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन। तो जैसे ही आप एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.49 जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है, रेज पावर 2। सिमिलरली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.05 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोडीन की कंसंट्रेशन से 0.06। तो नाउ वी हैव अ कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 0.49 का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, 0.49 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आता है 0.240 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को 0.06 के साथ तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो बेसिकली आ गया 0.003।
अब देखें बेटा इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है। तो जैसे ही आप अब कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि 0.240 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0.003 से, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 80। तो 80 बेसिकली जो आंसर आया है ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर है, और इसके साथ यूनिट बेसिकली कोई भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यूनिट? क्योंकि जो इक्वेशन हमने यूज की थी वो बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी और दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हो चुके थे, जिसकी वजह से जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ Kc का कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। 9.2 की स्टेटमेंट आपसे कहती है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस ये एक मेथड है, एक हैबर्स दरअसल एक केमिस्ट था जिसने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था कि जिससे हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप कमिंग चैप्टर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज उसने दे दिया बेटा 500 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा चूंकि हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनानी है तो रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू मेक अमोनिया गैस। डाटा के अंदर हमें मोलर कंसंट्रेशन उसने प्रोवाइड कर दी हुई है। सबसे पहले नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.602 और हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है 0.420 और अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, उसी तरह हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके लिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग देखेंगे सोल्यूशन में कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखें बेटा दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम करनी है एंड फॉर दैट पर्पस हमें 3 के यानी कि 3 पुट करना होगा अलोंग विद हाइड्रोजन और 2 पुट करना होगा अलोंग विद अमोनिया गैस। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है एंड आफ्टर बैलेंसिंग इक्वेशन वी कैन राइट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा Kc इज इक्वल टू अमोनिया रेज पावर 2 क्योंकि कोफिशिएंट 2 है डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन मोलर कंसंट्रेशन जिसकी जो पावर है वो हमने 3 ली हुई है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 था। अब हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं कि इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में हम लोग अमोनिया गैस की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 0.113 है और इसकी पावर क्या है बेटा 2 है। सिमिलरली नीचे हमारे पास आ जाता है 0.602 जो कि नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की है 0.420, इसकी पावर हमने 3 ले ली है। अब कैलकुलेटर पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये रहा कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.113 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0127। अब नीचे हमने बेटा मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर पे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें हाइड्रोजन का क्यूब, तो ये रहा बेटा कैलकुलेटर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो हाइड्रोजन की वैल्यू है उसका हम लोग क्यूब लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कैलकुलेटर पे हम लोग 0.240 और इसका हम लोग क्यूब ले रहे हैं। जैसे आप लोग क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.074। अब बेटा हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। तो कैलकुलेटर पे हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 0.602 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 0.074 से। तो जैसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वो है 0.045। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया जो हमने 0.013 का स्क्वायर लिया था 0.0127 और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 0.045। अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवा लेते हैं बेटा कैलकुलेटर के ऊपर। तो कैलकुलेटर पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 0.0127 डिवाइडेड बाय 0.045। तो हमारे पास जैसे ही हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास इसका जो बेसिक आंसर आ गया वो है 0.284। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है ना वो बेसिकली आंसर आ चुका है और इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोल स्क्वायर dm6। जी स्टूडेंट्स, ये इसका आपने यूनिट साथ मेंशन करना होगा। ओके बेटे, अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है और वो है 9.3। 9.3 में वो कहता है कि PCl3 और क्लोरीन जो है इनके दरमियान में हम रिएक्शन करवा रहे हैं टू मेक PCl5। तो एक्चुअली इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है PCl5 की।
अब बेटा यहाँ पर Kc की वैल्यू उसने बेसिकली आपको दी होगी, तो उसका इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl5। अब बेटा हमारे पास डाटा में गिवन क्या है, गिवन बेसिकली है हमारे पास PCl3 की कंसंट्रेशन जो कि है 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है वो है 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि Kc जो है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो उसने यहाँ पे दे दी हुई है 0.13 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बेटा हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें इसकी पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। एक्चुअली जो इक्वेशन हमने ऊपर देखी है वो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हमें इसको फर्दर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स ऊपर लेंगे, रिएक्टेंट्स नीचे लेते हैं। तो PCl5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा PCl3 मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं एक्सप्रेशन में। तो जैसे हम एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, Kc की वैल्यू है 0.13। PCl5 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हमें फाइंड आउट करना होगा, जबकि PCl3 की मोलर कंसंट्रेशन 10 है और Cl2 की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 9.0 है। तो आइए जरा हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, बेसिकली उससे पहले हम लोग जरा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 9.0 से, इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ 0.13 से, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास PCl5 की वैल्यू आ जाती है। अब एक्सप्रेशन में हमारे पास 0.13 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 9.0। अब इन तीनों वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 0.13, ठीक है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ गया है 0.13 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 9। ओके बेटा, जैसे हम लोग इसको चेक करेंगे तो हमारा जो आंसर आ गया है वो बेसिकली इसका आंसर जो है वो आ गया 11.7। तो 11.7 जो है वो PCl5 की बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन है जो यहाँ पर यूज हुई थी है, और इसका यूनिट सेम वही रहेगा और वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देयर इज नो चेंज इन इट्स यूनिट, क्योंकि यूनिट बेसिकली इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का फाइंड आउट किया जाता है, जबकि केमिकल जो आप यूज कर रहे हैं उसका यूनिट विल रिमेन ऑलवेज सेम, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें किसी तरह का कोई मसला होता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मुझे जो है वो studypoint.pk का जो पेज है ऑफिशियल फेसबुक के ऊपर, आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसको लाइक भी कीजिएगा। लाइक लाजमी किया करें वीडियोस को। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।